हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी साइंस क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, यानी संसाधन और विकास। संसाधन की परिभाषा आप सभी जानते होंगे कि मानव जो भी वस्तुओं को हम उपयोग करते हैं, मानव के लिए जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं उसे ही संसाधन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है पुस्तकें, पेन है, ये सभी हमारे लिए उपयोगी है, तो इसे हम संसाधन कहेंगे। और विकास यानी डेवलपमेंट, विकास, संसाधनों में विकास कैसे हुआ, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो हमारे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी उद्योगों की जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, एक संसाधन है। जो भी हमारे काम आने वाली वस्तुएं हैं वो सभी संसाधन हैं जो कि जिसका हम उपयोग करते हैं। और जो अब हम पढ़ेंगे, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थानों के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। जो मानव होते हैं वो भी प्रौद्योगिकी के साथ साथ प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, यानी प्रकृति, जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनसे हम संसाधन बनाते हैं, तो प्रकृति के साथ हम एक क्रिया करते हैं और संसाधनों का निर्माण करते हैं, जो कि आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं हम। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? हाँ या नहीं, कमेंट में आंसर बताएं। ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, क्योंकि कई तरह के संसाधन हम प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन उसे मानव ने विकसित किया है, तो वो मानव निर्मित संसाधन हो जाएंगे। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो मानव है वो भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। जो भी पर्यावरण में हमारे पेड़ पौधे हैं वगैरह जो भी है, उनको संसाधन में परिवर्तन करने का काम मानव को होता है। और संसाधन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर एक है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, और समाप्तिया के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, योग्य स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के स्तर के आधार पर संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोष, ये सभी आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि यहाँ से सीबीएसई ने सीबीएसई के बराबर किया है, तो आरबीएसई ने यहाँ से कोर्स काट दिया है। जो आरबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि संसाधनों का विकास, यहाँ से हम पढ़ेंगे। बेस में जो है वो कट हुआ है, ये है हमारा संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास कैसे हुआ, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, विश्वास किया जाता था, लेकिन वास्तव में नहीं है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया, मतलब अधिक उपयोग किया, क्योंकि मनुष्यों ने सोचा था कि ये तो प्रकृति की लेन देन है तो हमें मिल जाएगी, लेकिन इसका अधिक उपयोग करने से निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधन का हास, मतलब कोई व्यक्तियों ने लालच किया तो संसाधनों को नष्ट हो गया है, संसाधन नष्ट हो गए हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जो धनी लोग हैं, जिसके समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है समाज। और संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीकृत तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण, ये कारण है। इसका अर्थ है जो हम मानव जो भी प्रदूषण फैलाते हैं, जो अधिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे भूमंडलीकृत तापन और ओजोन परत अवक्षय होती है, पर्यावरण प्रदूषण होता है और भूमि निम्नीकरण होता है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ व्यक्तियों द्वारा, देशों द्वारा संसाधनों का
दोहन जारी रहता है तो हमारी इस पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अर्थात यदि संसाधन कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में आ जाए तो भविष्य में लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है और इसलिए भारत जैसे देशों में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, यानी ऐसे ऐसे देश हैं जो संसाधन खुद से प्राप्त करते हैं, और कुछ ऐसे देश भी हैं जो बाहर से संसाधन लाते हैं, यानी संसाधनों का आयात करते हैं, और कुछ ऐसे देश भी हैं जो संसाधनों का निर्यात करते हैं यानी बाहर भेजते हैं, और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। जो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर कोयले की खदानें हैं, कोयला पाया जाता है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी अरुणाचल में जल सबसे अधिक पाया जाता है, परंतु मूल विकास की कमी है, यहाँ पर मूल विकास नहीं हो रहा है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, मतलब मूल विकास मतलब यहाँ पर जल है लेकिन इसे निकाल नहीं रहे, अर्थात उसको काम में नहीं ले रहे हैं। जैसे कि राजस्थान में है, राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों बहुत ज़्यादा है, परंतु उसके लिए कोई औजार या संसाधन नहीं है जो इसे प्राप्त करने के लिए, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। और यहाँ जो राजस्थान है यहाँ पर जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। जो लद्दाख पड़ता है उत्तरी उत्तरी भाग में भारत के, उसमें शीत मरुस्थल है, और यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, यानी ये सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है, यानी यहाँ पर जल जैसे कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है, यानी निम्नलिखित पद दिए गए हैं, निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं। क, देश के विभिन्न प्रदेशों में निम्नलिखित संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, यानी देश में जिन जिन संसाधन जो संसाधन पाए जाते हैं उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना। संसाधन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं उनका मापन करना। और ख में दिया हुआ है संसाधन विकास योजनाएं लागू करना, और जैसे कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना जिसमें हम संसाधनों को रख सकते हैं। संसाधन विकास योजना, जो ग दिया हुआ संसाधन विकास योजना मतलब संसाधन का विकास हो रहा है उन योजनाओं पर ध्यान देना। राष्ट्रीय विकास योजना में ध्यान देना, समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए जा रहे हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक अति आवश्यक शर्त है, यानी संसाधनों के द्वारा ही किसी क्षेत्र का विकास हो सकता है, और परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। यानी प्रौद्योगिकी और संस्थाएं नहीं है तो हम संसाधन नहीं बना सकते, उद्योग नहीं है तो हम संसाधनों का निर्माण नहीं कर सकते। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। अर्थात देश में कई ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पर संसाधन तो बहुत हैं, संसाधन में बहुत धनी है, परंतु उसके आर्थिक रूप से वे पिछड़े वर्ग में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ संसाधनों की कमी भी है और आर्थिक रूप से वे विकसित हैं। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधन का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। जो हमारा औपनिवेशिक सरकार आई थी, भारत पर अंग्रेजों का राज था, उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। उपनिवेशन के
उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता एक ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव भी योग दे रहा है। मतलब संसाधनों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और इतिहास में जो हुआ था वो भी योगदान दे रहे हैं। जब अंग्रेज आए थे उन्होंने भी कुछ सिखा के गए थे। संसाधनों का संरक्षण यानी संसाधनों की सुरक्षा कैसे की जाती है। संरक्षण यानी सुरक्षा। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी संसाधन किसी भी तरह का विकास होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं। यानी संसाधन का हम ज़्यादा उपयोग करने से कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, मतलब सुरक्षा आवश्यक है। भूतकाल से संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों का चिंता का विषय रहा है। उदाहरणार्थ गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण की चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसका अर्थ है कि बहुत सारे ऐतिहासिक नेता हुए थे, जैसे कि इन्होंने गांधी जी का उदाहरण दिया। गांधी जी ने कहा है कि हम संसाधनों का अधिक उपयोग नहीं कर सकते, हम संसाधनों का बराबर जितना हमें अवश्य जितना हमें उपयोग करना चाहिए उतना ही, जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें, उससे ज़्यादा उपयोग ना करें। और हमारे पास पेट भरने के लिए तो है पर पेट ही भरने के लिए नहीं, मतलब हम अधिक उपयोग नहीं कर सकते। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधनों का ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर बड़े जन सामुदायिक और उत्पादन के पक्षधर थे, जो गांधी जी थे वो। अब हम पढ़ेंगे भू संसाधन यानी भूमि। भूमि एक संसाधन है, तो उसके बारे में भूमि के संसाधन है, भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। हम भूमि पर रहते हैं, आप सबको पता होगा कि हम भूमि पर रहते हैं। कोई ऐसा भी है जो मंगल ग्रह पर रहता है? इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। भूमि का उपयोग हम कई रूपों में करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि हम इसी पर रहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन या मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, मतलब ये एक सीमित है, इसकी सीमा है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, मतलब अधिक उपयोग नहीं होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र पर मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, यानी जो पर्वत होते हैं वो बारहमासी जो नदियाँ निकलती हैं उनको सुनिश्चित करते हैं। यानी पर्वतों से ही बारहमासी नदियाँ निकलती हैं जो बाहर में 12 महीने चलती ही रहती हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, यानी पर्वतों से थोड़ा नीचा जो पठार का क्षेत्र होता है वह वो क्षेत्र है। 27% हिस्सा इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय है, यानी अधिक से अधिक कोष है। आगे हम पढ़ते हैं भू उपयोग यानी भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से किया जाता है, हमारी इस धारा का उपयोग किस किस प्रकार से किया जाता है। भू संसाधनों का निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। नंबर 1 है वन। नंबर 2 है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। इसमें नंबर 2 में अ दिया हुआ है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। ब दिया है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग आदि, यानी जो भूमि होती है उन पर हम कोई काम नहीं करें और जो कृषि योग्य नहीं होती है उसी पर हम सड़क बना देते हैं, इमारतें बना देते हैं और उद्योग लगा देते हैं। जैसे कि आप यदि राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में आपने पचपदरा रिफाइनरी के बारे में सुना होगा, जो कि एक खाली जगह पर जो कृषि योग्य भूमि नहीं थी उसी पर बनाई गई है, यानी उस पर एक उद्योग लगा दिया गया है। तो उद्योग के रूप में हम ले सकते हैं। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि
अयोग्य भूमि, स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि और विविध वृक्ष फसलों तथा वनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, मतलब शुद्ध नहीं होती है उसमें। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों तक खेती न की गई हो, ऐसी भूमि जहाँ पर खेती तो की जा सकती है लेकिन 5 वर्ष हो चुके हैं, 5 से या अधिक वर्ष हो चुके हैं तब तक वहाँ पर खेती नहीं हुई है। प्रति भूमि, प्रति मतलब ज़्यादा वर्षों से पड़ी हुई। वर्तमान प्रति भूमि जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि का पुरातन, यानी जहाँ 1 से 5 वर्ष कृषि या खेती न की गई हो, ऐसी भूमि। शुद्ध निविल बोया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, जो सकल कृषि क्षेत्र है। मतलब यदि हम खेती करते हैं तो जैसे कि हम वर्षा ऋतु में करते हैं, तो वर्षा ऋतु में एक ही ऋतु में 2 फसलें बो दी जाए तो हम उसे शुद्ध फसल कह सकते हैं, शुद्ध बोए गए क्षेत्र कहा जा सकता है। भारत में भू उपयोग के प्रारूप। तो भारत में भू उपयोगी प्रारूप क्या है, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखें, और जो मुझे आपको डाउट है वो पूछ सकते हैं कमेंट में। जय हिंद।